चलो नेक्स्ट जैव विघटनीय पॉलीमर है हमारे पास सेकंड, नायलॉन 2, नायलॉन 6। आप लोगों को याद होगा नायलॉन 6 नायलॉन 6 में हम लोगों ने क्या किया था, 6 कार्बन के 2 मोनोमर अलग अलग लिए थे। और नायलॉन 6 में हम लोगों ने क्या किया था, 6 कार्बन वाला 1 मोनोमर हम लोगों ने लिया था। यहाँ पर भी ऐसा ही है, नायलॉन 2 नायलॉन 6 का मतलब एक मोनोमर हम लोग 2 कार्बन का लेंगे और दूसरा मोनोमर हम लोग 6 कार्बन का लेंगे। अब आप लोगों को याद आना चाहिए कि ये जो नायलॉन 6 और नायलॉन 6 थे वो पॉलीएमाइड वर्ग के थे। कौन सा वर्ग था, पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड मतलब CONH। अब ये CONH कहाँ से लाते थे हम लोग, तो CONH हम लोग लाते थे COOH और दूसरा NH2 में से, अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन में से। कैसे कि भाई CO में से OH जा रहा था और एमाइन में से H जा रहा था, तो H2O पानी का अणु दूर हो रहा था और दोनों जो है CO और NH जुड़ जाते थे। उसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को यहाँ पर 2 कार्बन वाला क्रियाशील समूह लेना है और 6 कार्बन वाला क्रियाशील समूह लेना है, और दोनों में कौन से क्रियाशील समूह होने चाहिए, COOH और NH। लेकिन आप लोगों को ध्यान होगा कि नायलॉन 6 में हम लोगों ने ऐसा किया था कि जो एडिपिक एसिड हम लोगों ने लिया था उस पर COOH 2 COOH एक ही मोनोमर के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है ना। और यहाँ पर जो हम लोगों ने एमाइन लिया था हेक्सामिथिलीन डायमाइन, उसमें भी एक ही मोनोमर में 2 NH2 क्रियाशील समूह जुड़े हुए थे। लेकिन जब हम लोग, अभी आप लोगों ने देखा होगा PHBV में क्या हुआ कि जो क्रियाशील समूह थे COOH और OH, वो दोनों क्रियाशील समूह एक मोनोमर पर और दोनों क्रियाशील समूह दूसरे मोनोमर पर थे। तो जब हम लोग जैव विघटनीय पॉलीमर की बात करते हैं और जो भी क्रियाशील समूह लेते हैं वो दोनों क्रियाशील समूह मोनोमर पे होते हैं, एक मोनोमर में भी होते हैं और दूसरे मोनोमर में भी। तो यहाँ पर नायलॉन 2 और नायलॉन 6 में हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हम लोग जब नायलॉन 2 में 2 कार्बन लेंगे तो 2 कार्बन में से एक कार्बन तो COOH होगा और दूसरा कार्बन कोई और होगा, लेकिन उसके ऊपर NH2 भी जोड़ना पड़ेगा। मतलब कि 2 भिन्न क्रियाशील समूह एक ही मोनोमर में होते हैं, ठीक है। नायलॉन 6 में क्या था, 2 समान क्रियाशील समूह एक मोनोमर में थे, यहाँ पर 2 भिन्न क्रियाशील समूह एक मोनोमर में होंगे, ठीक है। चलो, तो पॉलीएमाइड के लिए होगा, यहाँ पर जो है वो हम लोगों को दिया गया नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग बना सकते हैं 2 कार्बन, एक COOH दूसरा CH2, तो ये NH2 होगा। अब जो है ये हम लोग ले रहे हैं ग्लाइसिन, ठीक है। ये एमिनो एसिड होते हैं, एमिनो एसिड ग्लाइसिन। बायोलॉजी वालों को पता होगा एमिनो एसिड क्या होता है, केमिस्ट्री वालों को भी पता होना चाहिए एमिनो एसिड क्या होता है। चलो, उसके बाद है कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड में टोटल 6 कार्बन होते हैं, क्योंकि देखो ब्यूटर के लिए 4, वेलर के लिए 5 और जो है कैपर या कैप्रो, तो कैप्रो के लिए 6 कार्बन होते हैं। तो ये एक COOH 6ठा कार्बन, तो बाकी के 5 ये रहे और एक क्या होगा NH2, तो ये एक मोनोमर है और ये एक मोनोमर है। और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रक्रिया को सीधा ही जो है वो हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। इसका नाम क्या है, तो ये है कैप्रोइक एसिड, क्योंकि 5-6 कार्बन होने की वजह से इसे कैपर कहा जाएगा, तो कैप्रोइक एसिड होगा। अब क्या होगा, COOH में से OH और NH2 में से H, ठीक है। तो बाकी का सब लिख दें, तो यहाँ होगा NH CH2 CO NH CH2 5 टाइम्स CO, ये N हो गई। तो ये मिला आप लोगों को नायलॉन 2 नायलॉन 6, ठीक है। गुणधर्म और उपयोगिता जो है वो टेक्स्ट बुक में नहीं दी गई है, दी गई हो तो देखते हैं आगे, नहीं है। चलो, अभी तक आप लोगों ने जो पॉलीमर हम लोगों ने अभ्यास किए हैं
उनमें से बहुत सारे पॉलीमर जो है हम लोग हमारे व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं और उनकी उपयोगिता कैसे है और उनके मोनोमर क्या है, तो वो टेबल 15.1 में दिया है। ठीक है, तो पॉलीमर की व्यापारिक उपयोगिता, ये आप लोगों को टेबल 15.1 टेक्स्ट बुक में देखने को मिलेगा, जिसमें मैं पॉलीमर के नाम देख लेते हैं, उनके मोनोमर, उनका संरचना और उनके उपयोग क्या क्या हैं। ठीक है, तो पॉलीमर का नाम होगा पॉलीप्रोपिन, तो मोनोमर का नाम हो जाएगा प्रोपिन, उसका उपयोग जो है वो वहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से आप लोगों को सारे ही जो है वो याद करने